नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री, बड़े ही ऊर्जावान मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के पास, जो लगातार 2 बार से विधायक है और छत्तीसगढ़ सदन में आने के बाद, सरकार में आने के बाद उन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी भी दी गई। बड़े मुखर मंत्री हैं, क्षेत्र में बड़े एक्टिव रहते हैं, न केवल क्षेत्र में बल्कि अपने विभाग की समीक्षा को लेकर, कामकाज को लेकर भी बड़े तत्पर रहते हैं और लगातार बैठकों का दौर चलता रहता है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग जिस पर लगातार सवाल उठते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब के लिए आज हम पहुंचे मंत्री जी के पास, हम बातचीत करेंगे। मंत्री जी, बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में आपका। कभी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये कि भारत देश विकसित देश की परिकल्पना के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। 2047 में भारत देश को विकसित देश बनाना है। छत्तीसगढ़ को लेके भी यही परिकल्पना है। स्वास्थ्य विभाग को कहां देखते हैं आप उसमें? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो कल्पना है और पूरे भारत के लोगों का, कि जब हम आज़ादी के 100वीं वर्षगांठ मनाएं, जब 2047 पहुंचे तो एक विकसित भारत हो, यहां किसी प्रकार की कोई कमी न हो। और मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में अभी तक राज्य बनने से पहले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया, और जब 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उससे पहले तक आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश में अधिकांश जनसंख्या का ध्यान केवल भोजन की व्यवस्था में, पेट भरने के लिए केवल जद्दोजहद करना पड़ता था। बाकी चीज सेकेंडरी और टर्सरी होता था। लेकिन 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी में डॉक्टर रमन सिंह जी की नेतृत्व में 15 सालों में छत्तीसगढ़ में कम से कम जो लोगों का पेट भरने की समस्या है, भोजन की समस्या है, वो समाप्त हुआ। और न केवल पेट भरने का, अपितु गुणवत्ता युक्त भोजन हर आम आदमी को उपलब्ध होने लगा, कपड़े उपलब्ध होने लगे, लोगों के शिक्षा की टेंशन खत्म हो गई, जो हमारे खासकर गरीबांचल और गरीबों में। स्वास्थ्य के सेक्टर में भी आयुष्मान कार्ड आने के वजह से जो लोगों को बीमार होते थे तो खेत गिरवी रखना पड़ता था, बकरी मुर्गी बेच देना पड़ता था। तो ऐसे सारे समस्याओं का निदान हो गया, परंतु ये पर्याप्त नहीं है। हम स्वास्थ्य दे रहे हैं, परंतु गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य, जैसे बोलते हैं कि भोजन भी करना, चावल चटनी से भी पेट भरना, नमक रोटी से भी खाना, परंतु पूरी पौष्टिक आहार जो है उस प्रकार से। चूंकि मैं ईमानदारी स्वीकार करता हूं कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य के सेक्टर में सब कुछ होते हुए हमारे पास विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, और जब तक विशेषज्ञ नहीं होंगे तो आपका करोड़ों का मशीन हो, ऑपरेटर्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कोई काम का नहीं। इस दिशा में हम लोगों ने, आप देखा होंगे कि जैसे ही माननीय विष्णुदेव सरकार जी की सरकार बनी, उनके मार्गदर्शन में कि 100%, खासकर जो सरगुजा और बस्तर का मैं पिक्चर दिखाऊंगा तो वहां डॉक्टरों की संख्या 18%। जो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग शहरी क्षेत्र हैं, इनमें एक बार 80% तक हमारे पास उपलब्धता है। लेकिन एवरेज करेंगे तो हमारे पास 40% भी नहीं है। तो इसलिए मैं पहले भी प्रयास किया हूं कि जो हमारे विशेषज्ञ निकलते हैं पीजी करके, उसमें बांड 2 साल का होता है, उसमें भी जो 25 लाख रुपए है, सामान्यतः जैसे रेडियोलॉजिस्ट है वो जमा कर देते हैं, उनका 4 महीने में उतना पैकेज बन जाता है। तो उसको ऐसा कठोर कर रहे हैं कि 1 करोड़ तक की उसकी राशि बढ़ाने का हम लोगों ने प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं, ताकि छत्तीसगढ़ के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य मिल सके। साथ ही साथ जो प्राइवेट सेक्टर में जो डॉक्टर हैं, उनके पैकेज हमारे सरकारी पैकेज से बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल, आपने अच्छा कहा। आपने बॉन्ड का जिक्र किया, लेकिन 1 करोड़ रुपए देश में शायद अन्य राज्य में कहीं है नहीं। 1 करोड़ रुपए बॉन्ड की राशि आप लोग कड़े प्रावधान तो कर रहे हैं। एक और क्लॉज शायद उसमें जोड़ने की तैयारी है कि प्रॉपर्टी को जो है वो उसमें अटैच करना पड़ेगा, मॉर्गेज टाइप का रखना पड़ेगा। ये भी कहीं क्लॉज नहीं है, लेकिन फिर इस तरह इतने कड़े निर्णय क्यों? देखिए, प्रॉपर्टी का उसमें नहीं है। जब हम अपने डॉक्टर्स को, अपने छत्तीसगढ़ के या बाहर के जो भी हैं, जो भी सिलेक्शन होते हैं, पूरा खर्चा सरकार उठाती है। तो सरकार को कम से कम इतना तो अधिकार है, या हमारे जो डॉक्टर्स निकलते हैं उनका भी कर्तव्य है कि छत्तीसगढ़ के नागरिकों का, जिस राज्य के लोगों का
इनकम टैक्स का सारे पैसे का संसाधन का उपयोग करके करोड़ों रुपए उनके पीछे हम खर्च करके उनको डॉक्टर बनाते हैं। तो 2 साल कम से कम छत्तीसगढ़ के लोगों को सेवा दें, और 2 साल का समय कोई बड़ा नहीं होता है, लोग जीवन समर्पण समाज के लिए कर देते हैं। तो इसके बाद उनको स्वतंत्र हम करते हैं, और इसके बाद भी जो अगला स्टेप है, हम जो बगल के राज्य से आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक में विशेषज्ञ कुछ ज्यादा हैं राज्यों की अपेक्षा जो आसपास के हैं, महाराष्ट्र हैं, वहां एक डॉक्टरों का जो मीटिंग है उनके साथ पूरा समीक्षा करने के लिए, उनके पास डिस्कस करने के लिए कि भाई आपको क्या चाहिए, क्या फैसिलिटी चाहिए, कितने रेंज तक आपको फैसिलिटी चाहिए और क्या क्या चाहिए। तो ऐसे आकर्षक पैकेज जिसमें वो सहमत हो सके, बस्तर और सरगुजा विशेष रूप से यहाँ के लिए विशेष पैकेज हम बनाएंगे ताकि अन्य राज्यों से भी लोग आकर उसको फिलअप कर सकें। विभागीय उदासीनता भी कहीं आड़े आती है कि आप लोगों के मंशा के अनुरूप, जैसे 2-3 उदाहरण है सामने। एक बहुत छोटा सा उदाहरण है कि पेट मशीन, स्कैन मशीन को लेकर आपने जब वहां पे आपने जायजा लिया तो कहा कि इसको जल्द से जल्द इसको चालू किया जाए, आज तक वो चालू नहीं हो पाया। आपके निर्देश के बाद भी, कड़े निर्देश के बाद भी उस पर प्रोसेस चालू है। कल ही मेरी बात हुई है, वहां के जो सुपरिंटेंडेंट हैं उनको मैंने कहा है कि जल्द से जल्द उसको 10-15 दिन के अंदर जो भी प्रक्रिया है, कुछ कानूनी प्रक्रिया है और कुछ कोर्ट का भी उसमें कुछ मामला है, तो उसको मैं बोला हूं कि अपन जो विधि विशेषज्ञ उनसे बातचीत करके माननीय न्यायालय से निवेदन करेंगे कि कानूनी प्रक्रिया चलती रहे, हमारी वो सुविधाएं न रोके, और उसको हर तरीके से उसमें क्या क्या कमी है, कैसे चालू कर सकते हैं। मैंने 15 दिन का डेडलाइन दिया हुआ है और जल्द से जल्द मैं चाहूंगा कि वो चालू हो जाए। वो हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट में है, पिछले 10 सालों से 8 सालों से वो पेड मशीन बंद है और उसको हम चालू करेंगे। एक और है कि 31 मार्च 2024 को 800 से ज्यादा डॉक्टर ग्रेजुएट हो गए। पोस्टिंग में 7-8 महीने की देरी हो जाती है। ये क्यों? पिछले पोस्टिंग में भी हमने देखा कि 7 महीने की देरी, अभी भी मार्च से लेकर जून तक आप ले लीजिए तो 2-2.5 महीना बीत चुका है। ये देरी विभागीय क्यों होता है? उनका तत्काल क्यों नहीं दिया जाता पोस्टिंग? 800 से ज्यादा डॉक्टर हैं। अभी पिछले समय हम लोगों ने 400 से ऊपर डॉक्टर बॉन्ड पोस्टिंग भी किए। जैसे ही सरकार बनी आप देखेंगे हम 2 महीने के अंदर किए, और अभी ये अप्रैल तक में इनका सेशन कंप्लीट हुआ है। चूंकि आदर्श आचार संहिता ये मई तक लागू था, और जैसे ही आचार संहिता खत्म हुई है मैंने उस फाइल में अंतिम साइन भी कर दिया है, और मुझे उम्मीद है कि हम लोग 10 दिन के अंदर वो जो लगभग 800 नहीं है, लगभग 450-500 हैं, 470-75 कुछ, उन डॉक्टरों की नियुक्ति कर देंगे। और उम्मीद है कि बारिश में जो मौसमी बीमारियां हैं उससे पहले क्षेत्र वालों को, राज्य के लोगों को उन डॉक्टरों का लाभ भी मिलेगा। हमारे यहाँ के शासकीय अस्पताल, मेडिकल कॉलेज अस्पताल ओवर क्राउडेड है। संख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में संसाधन कम है। बड़ी चुनौती है आपके सामने, सरकार के सामने। कैसे फुलफिल करेंगे? कैसे लोगों तक, सुदूर अंचल, आपने बस्तर सरगुजा का जिक्र किया, उन अंचल तक लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं शासकीय दर पे शासकीय मिले, ये कैसे सुनिश्चित करेंगे? आपका बहुत बढ़िया सवाल है। निश्चित रूप से रायपुर में विशेष रूप से क्राउड ज्यादा बढ़ रहा है, चाहे मेकाहारा हो, डीकेएस हो या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो पूरे छत्तीसगढ़ के, वहां लोड ज्यादा बढ़ रहा है। और हालात ये होते हैं, अभी आप लोगों के ही चैनल में किसी ने दिखाया था कि वो जमीन में लगभग 100 मरीज नीचे बेड लगाकर सो रहे थे। तो मुझे भी अटपटा लगा। मैं डायरेक्ट तुरंत वहां के जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनको फोन लगाया कि ऐसा क्या है। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास 150 बेड हैं, कोरिया की बात थी, और पेशेंट 250 बोले भर्ती करना है। तो नेचुरली जैसे भी स्थिति में है, डॉक्टर हॉस्पिटल में आएगा तो उसको करेगा ही, रखेगा। तो इसमें तत्कालिक रूप से हम बेड की संख्या नहीं बढ़ा सकते। तो उसके लिए भी समीक्षा बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि जो हमारी जो व्यवस्था है 3 लेयर की, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो प्राइमरी में जो हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, इनमें हम कोशिश करेंगे कि मान लीजिए सर्दी हो गया तो सर्दी वाला डायरेक्ट रायपुर ना आए, वो
उप स्वास्थ्य केंद्र में वहीं सर्दी की दवाई लेकर हमारे वहाँ हेल्थ वर्कर रहते हैं, जो वेलनेस सेंटर है वो वहीं रुक जाए। थोड़ी ज़्यादा बीमारी है, मलेरिया हो गया या फिर और कोई बात है कि टाइफाइड है कि ठीक नहीं हो रहा है, कि थोड़ा अच्छे से उसको डायग्नोस कराना है, तो पीएचसी में जाए, हमारे सारी सुविधाएं हैं। और उस पीएचसी को उस लेवल के बनाएं ताकि लोगों का विश्वास रहे कि हाँ मेरा इलाज हो जाएगा, और डायरेक्ट रायपुर नहीं आए। तो उसी प्रकार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी ऑपरेशन है, डिलीवरी है, वो वहीं रुक जाए। और उससे बड़े दिक्कत वाले केस हैं तो फिर जिला हॉस्पिटल में जाए, और जिला से भी कोई मामला नहीं बनता तब वो अंबेडकर या तब वो प्रदेश में आए। मेडिकल कॉलेजों में या स्टेट में जाए। अभी समीक्षा के दौरान, समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही कि जहां पे गायनोकोलॉजिस्ट हो वहां आपको एनेस्थीसिया वाला भी रखना होगा, बच्चों के डॉक्टर को भी वहां पे अपॉइंट करना होगा। संभव कैसे होगा साहब? बड़ी चुनौती है, डॉक्टरों की कमी है, विशेषज्ञों की कमी है। अभी हमारा, मैंने बताया कि एक अधिकारियों का दल, हमारे एक आईएएस अधिकारी के नेतृत्व में हम बगल के राज्यों में 15 दिन का अंदर जो है वो दौरा करेंगे, और 1 महीने के अंदर वो सारी रिपोर्ट रख देंगे कि हमको डॉक्टर कहाँ से कितना मिल रहे हैं और किन परिस्थितियों में मिल रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश के अनुरूप उनका निर्देशों का पालन होगा। और मुझे उम्मीद है कि ये काम बड़ा कठिन है, चुनौती भरा भी है, लेकिन असंभव नहीं है। मुझे विश्वास है कि हर ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक कम से कम, हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तो सेटअप भी नहीं हमारा उस लेवल का, उप स्वास्थ्य केंद्र में सेटअप भी नहीं है उस लेवल का, लेकिन पहले तो जिला मेडिकल कॉलेज, फिर जिला हॉस्पिटल, इनमें 100% जो एनेस्थीसिया हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, पेडियाट्रिशियन हैं, इनकी कम से कम हम फिलअप कर लें। क्योंकि बाकी जैसे मान लीजिए हाथ टूट गया तो तत्काल में वहां नहीं हुआ तो दूसरे जगह भी जा सकते हैं, परंतु जैसे हमारी माताओं बहनों का जो डिलीवरी है वो, उसके लिए तत्काल अगर सर्जरी करना पड़े तो उसके लिए एनेस्थीसिया और गायनेकोलॉजिस्ट रहेगा। एक शब्द मैं और जोड़ रहा हूं, सर्जन भी हम रखेंगे, तभी हो पाएगा ये सब काम कि तत्काल में इमरजेंसी में ऑपरेट करना है। विजन तो सरकार का बहुत अच्छा, आप लोग बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, लेकिन मैं बार बार जो सवाल कर रहा हूं कि विभाग क्या साथ दे रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि सुकमा जैसे जगह पे रेडियोलॉजिस्ट की भर्ती, वहां पे पोस्टिंग कर दी जाती है, वहां साहब मशीन ही नहीं है आपके पास। वो मंत्री श्याम विहारी जायसवाल ने तो नहीं किया, वो तो विभाग के लोगों ने किया, फिर वापस आने के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है। ऐसा क्यों हो पा रहा है विभाग के अंदर? कल ही मैंने निर्देश दिया है कि ऐसे तमाम प्रदेश के हॉस्पिटल्स, छोटे हों या बड़े, ये पता करें कि कौन कौन से मशीन वहां हमारे हैं, और ऐसे मशीन जो पड़े हैं तो उसको ऑपरेट करने की क्या व्यवस्था है। मान लीजिए सोनोग्राफी मशीन है, सोनोलॉजिस्ट है ही नहीं है तो रख कर जंग खाएगा, तो उसको चिन्हित हम करा रहे हैं। उसके लिए संविदा या प्लेसमेंट में जो भी नियम होगा, चूंकि रेगुलर भर्ती में भी माननीय न्यायालय का जो आरक्षण का कुछ उसमें प्रावधान है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए रेगुलर भर्ती में थोड़ा तकनीकी दिक्कत है भर्ती करने में, लेकिन उसको जिस रूप में भी हम कर सकते हैं। यदि जरूरत पड़ा तो हम उसको पीपीपी मोड पर भी देकर उसको संचालित कराएंगे। हमारा प्राथमिकता जनता को पहले सुविधा देना है। तो आपके मनसा अनुरूप जो मशीन जहां है वहां मेन पावर जाए, और जहां अगर मेन पावर है मशीन नहीं है तो वहां तत्काल हम भेजेंगे, टेंडर लगाएंगे, खरीदी करेंगे। यदि आवश्यक हुआ तो जो सूची मंगवाया हूं, कहीं अगर मेन पावर है, कहीं डबल मशीन पड़े हैं, या कहीं ऐसा लगता है कि वहां उपयोग नहीं हो सकता है, तो उसको हम वहां शिफ्ट भी करेंगे। मेरी मंशा वही है जो आपकी है। सीजीएमएससी को लेकर गंभीर सवाल उठते साहब, नियंत्रण क्यों नहीं सरकारें रख पा रही है? सीजीएमएससी को कहा जाता है कि भ्रष्टाचार का अड्डा है। आपने जितना जिक्र किया कि मशीनें वहां पे है, टेक्नीशियन नहीं है, उपयोग नहीं हो रहा है, साहब सब तो खरीदी के अंदर आता है। सीजीएमएससी को कैसे सुधारेंगे आप? जब मैं स्वास्थ्य मंत्री प्रभार लिया तो इस विभाग के बारे में और कई ऐसे संस्थाएं जो हमारे जैसे सीजीएमएससी है या अन्य संस्था है, इनके बारे में विभिन्न प्रकार की बातें आती थी। और निश्चित रूप से पहले पिछले 5 सालों में क्या हुआ, मैं ज्यादा आलोचना तो नहीं करता, परंतु बहुत अच्छा नहीं हुआ। बिल्कुल, जनता ने देखा। और एक, जैसा आप बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार का अड्डा के रूप में माना जाता है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज की स्थिति में पूरे टेंडर प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं। जितनी दवाइयों की आवश्यकता है उतनी दवाइयां जा रहे हैं। जिलों में जितनी पैसा की आवश्यकता हो वहां से मंगा रहे हैं, उसका वेरिफिकेशन करने के बाद पैसा भेज रहे हैं। हमारा कोशिश है कि 0% भ्रष्टाचार, कहीं किसी प्रकार के
एक भी ऐसे काम ना हो जो जनता के पैसे की गाढ़ी कमाई को एक लूट हो। और आप देखेंगे कि अभी विगत 6 महीनों से एक भी आप ऐसा प्रकरण बता दें कि जिसमें ऐसा लगा हो कि अनियमितता हुई है या भ्रष्टाचार हुआ है या नियम विरुद्ध हुआ है या अनुपयोगी सामान सप्लाई हो गया है, तो मेरे नॉलेज में नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं उसको तत्काल संज्ञान में भी लूंगा और मुझे उम्मीद है कि अब जो है उस रूप में इन संस्थाओं को नहीं देखा जाएगा। दवा सप्लाई भी एक बड़ी चुनौती है। कई बार ऐसा देखने को मिला कि बारिश की दवाइयां गर्मी में सप्लाई कर दी जाती है, गर्मी की दवाई ठंड आते आते सप्लाई नहीं हो पाती है। अमानक दवाओं के भी लगातार मामले आए, हालांकि पिछले कुछ महीने में नकेल उस पर लगा है। जीवन रक्षक दवाइयों की भी कमी अस्पतालों में देखी जाती है। मैं एक उदाहरण आपको बता देता हूं। एसीआई जो एडवांस कार्डियक सेंटर है, भारत का सबसे प्रसिद्ध कार्डियक सेंटर में जिसका नाम है, वहां पे एक जीवन रक्षक दवाई है वैमडा, उसकी कमी लगातार वहां पे होती है। दर्जनों पत्राचार अस्पताल के द्वारा, जिम्मेदारों के द्वारा की जाती है, लेकिन सप्लाई में बहुत हिलाहवाल किया जाता है। क्यों ऐसा हो पा रहा है? जीवन रक्षक दवाई, ये भी आपका सवाल बहुत समाज से जुड़ा हुआ और विभाग से जुड़ा हुआ बहुत अच्छा है। आपने जो चिंता की है उसकी चिंता मैंने भी किया, और निश्चित रूप से आपका जो मानना है कि कई ऐसे दवाइयां स्टोर में पड़े पड़े एक्सपायर हो जाते हैं, कई ऐसे रीजेंट हैं जिनके पावर समाप्त हो जाते हैं, वो टेस्ट सही नहीं बता पाते, और कई दवाइयां ऐसे हैं जो जरूरत होने पर भी वो नहीं मिल पाती हैं। तो उसके लिए 100% जो वेयर हाउसेस हैं हमारे, उनके स्टॉक का वेरिफिकेशन करके उसको तत्काल जो है ऐसे दवाइयों को वहां से एक्सपायरी को हटाया जाए और जो आवश्यक दवाइयां हैं वहां रहे। और न केवल इतना बल्कि एक हम ऐप भी जनरेट कर रहे हैं, वो जल्द ही हो जाएगा, जिसमें पूरी दवाइयों की लिस्ट उस जिले के सीएमएचओ, जैसे मान लीजिए कि वेयर हाउस अंबिकापुर, अब अंबिकापुर से मान लीजिए कि जा रहा है बलरामपुर, सूरजपुर, अंबिकापुर, इन तीनों सीएमएचओस के पास उस ऐप में दिखता रहेगा कि वहां वेयर हाउस में क्या क्या दवाइयां हैं, और वो जो है उनकी एक्सपायरी डेट भी और सारा स्टॉक की संख्या भी, दवाइयों की वो पूरा डिटेल रहेगा। और जितनी उनको आवश्यकता होगी वो तत्काल जो है ऑनलाइन भी डिमांड कर सकते हैं, और हमारे पास वहां वाहन रहते हैं, वो उपलब्ध हो जाएगा। और वो चूंकि वेयर हाउस में जो बैठने वाला आदमी वो टेक्निकल नहीं होता, जैसे सेल्समैन है उसको नहीं मालूम कि अंदर में उसकी क्वालिटी क्या है, क्या आवश्यकता है, उसको देना है भेजना है क्वांटिटी के हिसाब से। तो डॉक्टर चूंकि जानते हैं, मान लीजिए जो दवाई अभी आप क्या बता रहे हैं रेमडा, अगर वो नहीं है तो उसमें वो डालेंगे कि इसकी आवश्यकता है। और ऐसा नहीं कि केवल सीएमएचओ और वेयर हाउस वाला देख रहा है, उसको सीजीएमएससी के एमडी, डीएचएस, डीएमई और सारे विभाग के जो अधिकारी हैं, और यहां तक कि मेरे पास भी उसकी वो रहेगी, तो उसको एक मॉनिटरिंग करने के लिए अच्छा होगा, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया। इतना कर देंगे फिर तो बड़ा विद्रोह हो जाएगा आपके भीतर इस लेवल पे अगर आप मॉनिटरिंग कर देंगे तो। भाई अभी विजन तो रखा हूं और प्लान भी करवा रहा हूं। बिल्कुल। और जब अच्छा काम होता है तो आलोचना झेलना पड़ता है, क्रिटिसाइज करते हैं लोग, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और जो अभी नहीं, ये हजारों साल पहले से चला आ रहा है, अच्छा काम करने वाले को कष्ट भी मिलता है, कई बातें ऐसा रहता है, क्योंकि कई ऐसे लोग अभी भी हैं कि जो टॉक्सिक होता है विष, जहर, वो कितनों कर लीजिए एक बार में नहीं निकलता। तो अभी भी कहीं ना कहीं हमारे जो पिछले समय से, लंबे समय से जो लोग चले आ रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। और लेकिन हमको चिंता नहीं है, हम करके ही रहेंगे और स्वास्थ्य की व्यवस्था को सुधारेंगे, ऐसा पूरा विश्वास है। बाकी राम जी की कृपा है। आयुष्मान भारत मोदी जी का बड़ा एक सपना कि लोगों को आयुष्मान के जरिए इलाज मिले, बड़ा खेल होता है साहब निजी अस्पतालों में। आप तक भी शिकायतें, अभी नहीं, आप जनप्रतिनिधि, इससे पहले भी कई सालों से जनप्रतिनिधि हैं, एक बड़ा खेल होता है निजी अस्पतालों में, कैसे रोकेंगे? आपने भी जो चिंता जाहिर किया है, ये मेरी भी चिंता थी, और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रहा है कि जो आयुष्मान की नई पॉलिसी है वो हमारा लगभग बनकर तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी को दिखाना है, कैबिनेट में लाकर हम उसको चालू करेंगे। उसको हम दे रहे हैं जो 1 लाख तक के इलाज हैं, देश में लगभग प्रदेश में 97% 1 लाख के नीचे के इलाज हैं, क्योंकि सब आदमी को
किडनी, लीवर या हार्ट ट्रांसप्लांट का कोई मामला तो रहता नहीं है। किसी का हाथ टूट गया, उंगली टूट गया, कोई बीमारी हो गया, तो जनरली 97% लोग 1 लाख के नीचे हैं। तो हम 1 लाख तक के जो इलाज है उसको इंश्योरेंस को देने जा रहे हैं, और 1 लाख से ऊपर को जैसा भी चल रहा है हाइब्रिड मोड में, ताकि उसकी संख्या बहुत कम होगी, हम मॉनिटरिंग कर पाएंगे। क्योंकि हम ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि हम मॉनिटरिंग करने में अक्षम हैं, लेकिन हमारे पास वर्कलोड बहुत है, इसलिए हम 1 लाख तक के नीचे को इंश्योरेंस को देंगे। अब इंश्योरेंस में देंगे तो क्या होगा कि अब जैसी आपकी आशंका है कि मान लीजिए कि गड़बड़ी हो सकता है, वो फर्जी बिल लिख सकते हैं या और कुछ हो सकते हैं, या आप कहीं वर्ड को रिपीट कर रहा हूं आशंका को, तो अब इंश्योरेंस वाला समझेगा हमको तो इलाज से मतलब और उसके पैसे फिक्स रहेंगे कि एक व्यक्ति के यदि 2000 रुपए है तो पूरे प्रदेश के मान लीजिए हमको 70 लाख लोग करना था, हम उसके हिसाब से उसको दे दिए। अब वो 70 लाख लोग पूरा इलाज कराएं, चाहे आधा कराएं, चाहे 1/4 कराएं, चाहे वो 1 लाख का कराएं या 1000 का कराएं, हमको तो जनता के इलाज से मतलब है कि वो इलाज कराने जाए तो पूरा उसका 1 रुपया लगे ना। अगर 1 लाख से ऊपर होता है तो इंश्योरेंस वाला बताएगा तो, लेकिन मॉनिटरिंग तो करेगा, क्योंकि कहीं पे गड़बड़ी की आशंका नहीं, क्योंकि उसकी जवाबदारी है। और इंश्योरेंस कंपनियां अगर वो उसकी मुस्तैदी से अलर्ट नहीं रहेंगे तो इनके तो कंपनी डूब जाएंगे, क्योंकि 2000 में 1 लाख का इलाज तो दे नहीं पाएंगे। तो उसको हम इंश्योरेंस को दे रहे हैं। और यदि हमारे जो नागरिक हैं या पेशेंट है उनको सुविधा नहीं मिलेगा तो हमारा क्लाज में होगा, हम इंश्योरेंस के ऊपर उसकी कटौती भी करेंगे, कार्रवाई भी करेंगे। तो हमारा जो समस्या भी है, जो बार बार आ रहा है कि मरीज को इलाज नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, हॉस्पिटलों में गड़बड़ी हो रही है, तो ये सारा समस्या खत्म होकर दूध और पानी की तरह अलग अलग हो जाएगा। और मुझे लगता है कि इससे जनता को भी लाभ होगा, विभाग का भी फायदा होगा। मतलब आप इतिहास रचने आए, ऐसा लग रहा है आपकी तैयारी से कि स्वास्थ्य विभाग जो हमेशा खुद ही वेंटिलेटर पे माना जाता है, उसे आप दौड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। जब मैं स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रभार लिया और जब मैं पूरे बस्तर से लेकर सरगुजा एक बार पूरा वस्तु स्थिति को जानना चाहा कि क्या है हॉस्पिटलों की स्थिति, दवाइयों की स्थिति, मरीज की स्थिति, उसकी स्टेटस, तो वाकई में लगा कि हेल्थ पूरा वेंटिलेटर में है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कोई चीज मुश्किल जरूर है, संभव नहीं है, इसलिए हर पहलुओं को कई लोगों से आप देखेंगे कि मेरे यहां कुछ ज्यादा ही भीड़ दिखता है, तो उसमें आधी भीड़ जो है एडवाइस देने वालों का रहता है, और उनके एडवाइस को मैं गंभीरता से सुनता हूं हर स्तर के, और उससे कुछ सीख कर उसको धरातल में उतारता हूं। एक और बात आपको मैं बता दूं, हम जो है एम्बुलेंस की भी उसकी जो है पूरी जियो ट्रैकिंग करके एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि हमारे पूरे डिपार्टमेंट का अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और हमारे पास वो एक एक गाड़ियों को होगा कि वो गाड़ियां कहां जा रही हैं, कहां पे खड़ी हैं, अगर वो आधे घंटे के अंदर नहीं पहुंचा तो क्यों नहीं पहुंचा, क्या दिक्कत थी, निजी अस्पताल जाने से रोक देंगे। और साथ ही वो पहले सरकारी हॉस्पिटल में आएगा जहां जिस लेवल का है, वो अक्षम है, नहीं कर पा रहा है, कोई दिक्कत है तो फिर हो जाएगा। ऐसा हाँ, डायरेक्ट तो नहीं जाएगा, ऐसा नहीं कि पहले सीधे जा रहे हैं, ये समस्या आ रही है। और ऐसा करेंगे तो उस कंपनी, जो भी कंपनी है, उनके खिलाफ हम एक्शन भी लेंगे और उसकी मॉनिटरिंग की विस्तृत एक वो करवा रहे हैं। अभी तक तो पता भी नहीं रहता कि गाड़ियां कहां चल रही हैं, कहां नहीं चल रही हैं, क्या सुविधाएं हैं। नहीं, वो स्पॉट से निजी अस्पताल तक चलती है आपकी सरकारी एम्बुलेंस? हाँ, उसको एक बार हम कम करेंगे, मतलब कम नहीं, सीधे अगर हम सक्षम है तो हम करेंगे अपने हॉस्पिटलों में, और नहीं है या फिर ऐसी कोई विशेष गंभीर स्थिति है तो वो सामने वाले को सूचना देगा। हमारा जो वहां बैठेगा एक कंट्रोलर, मॉनिटरिंग करने वाला कि स्थिति ये है, तो सामने वाला भौतिक स्थिति लेकिन निर्णय लेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा एकदम सीरियस कंडीशन में है तो जो नजदीकी होगा तो प्राइवेट में भी ले जाने की उसकी। अब मैं 2-3-4 सवाल आपको रैपिड फायर अंदाज में पूछता हूं, मुझे फटाफट जवाब दे दीजिएगा, घड़ी इशारा कर रहा है समापन के लिए। शासकीय मेडिकल कॉलेज कांकेर पे 1 करोड़ का जुर्माना क्यों लगा? मामला पिछले समय का था और इन्होंने जो गाइडलाइन है उसको फिलअप नहीं कर पाया था, तो इस हिसाब से उनके ऊपर जुर्माना लगा। अभी का कोई विषय नहीं है। नर्सिंग स्टाफ की कमी, टेक्नीशियन की कमी कब दूर करेंगे? देखिए, नर्सिंग स्टाफ की कमी के लिए
हम लोग जल्द ही व्यापम के माध्यम से निकालेंगे। परंतु जैसा मैंने कहा कि वो कुछ टेक्निकल जो आरक्षण का रेशियो है जो 58% अभी है और सुप्रीम कोर्ट ने 50% कहा है, तो अब सवाल उठता है कि वो 8% किसका रोक के करें कि क्या करें। तो उस पर एक वो बातचीत करके हमको करनी है भर्ती, लगभग 5000 भर्तियां करनी है जल्द ही, तो टेक्नीशियन और नर्सेज का हम करेंगे। आप बड़े विजनरी नेता है, बातचीत से और आपके कार्यशैली से झलकता है। आपकी विधानसभा में क्यों हार गई बीजेपी? हार और जीत, विकास जीत का पैमाना नहीं होता। क्षेत्र में तो मैंने जितना अभी किया और किसी प्रकार को नहीं है। हार का एक बड़ा कारण था कि हम कांग्रेस के जो अफवाह और झूठ को नहीं रोक पाए, हम वहां पे फैल हो गए और कांग्रेस अफवाहों को फैलाने में जीत गई। ये बड़ा हार का कारण था। और हम ट्राइबल बेल्ट में जो हमारे जनजाति समाज के लोग हैं, इन्होंने जो आरक्षण का विषय लाया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, हम उन्हीं बेल्टों में हारे हैं, बाकी जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें नहीं हारे हैं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल है, आपका एक वीडियो वायरल हुआ, वो आपका था या फर्जी था? मैंने तो ये वीडियो देखा ही नहीं, एक बार मुझे दिखा देंगे अगर हो तो। चलिए, बहुत स्मार्ट आंसर आपका। और मैंने पहले कहा कि बड़े विजनरी नेता, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमें समय देने के लिए। कुल मिला के ये कि स्वास्थ्य की सुविधाएं जो पहले से वेंटिलेटर पे माना जाता है, उसे अगर दौड़ाने की तैयारी की जाएगी तो निश्चित तौर पे चुनौतियां आएंगी। और अगर इस सक्सेस हुआ तो माइलस्टोन जो है छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार में स्वास्थ्य मंत्री श्याम विहारी जायसवाल जो है रच देंगे। फिलहाल आज इतना ही। अगले अंक में एक और शख्सियत के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।